हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेदर अ मैरिज इज अ सेक्रेमेंट और इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, शुरू से ही ये बोला गया है दैट हिंदू मैरिज जो है वो एक सेक्रेमेंट है। ठीक है, सेक्रेमेंट का मतलब होता है सेक्रेड। ठीक है, एक ऐसा सिग्निफिकेंट रिचुअल जो एक पर्सन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया से ही ये माना गया है दैट हिंदू मैरिज जो है वो एक सेक्रेमेंट है। अब सेक्रेमेंट क्या है? इट इज़ अ रिलीजियस एंड अ होली यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। ठीक है, अब देखो एंशियंट इंडिया से ही ना हिंदू मैरिज में डाइवोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो शुरू से ही जो मैरिज है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इनडिजॉल्यूबल। ठीक है, तो इसको आप डिजॉल्व नहीं कर सकते। और ये भी माना गया है जब एक हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है उसके बाद में भी जो मैरिज है वो कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है, उसमें कोई एंड नहीं लगता है। लेकिन देखो 1955 से हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिससे हमें ये पता चलता है दैट मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी रिलेट करता है। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के ये जो प्रोविजंस है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे। अब ये जनरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि वो बाइंडिंग हो जाएंगे। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करते हैं तो दूसरे पार्टी को उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो काफ़ी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के जनरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हिंदू मैरिज में अप्लाई नहीं होते। ठीक है, अब मैरिज को एज अ सेक्रेमेंट हम क्यों कंसिडर करते हैं? देखो, हिंदू में 4 वेदास है और उनमें से जो ऋग्वेद है उसमें लिखा गया है दैट मैरिज इज अ सेक्रेमेंट यूनियन। ठीक है, अब हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें 16 संस्कार है जो एक आदमी अपने लाइफ में परफॉर्म करता है। अब ये संस्कार क्या होते हैं? ये होते हैं सिग्निफिकेंट सेरिमनी या हम इसको रिचुअल भी बोल सकते हैं इन अ पर्सन्स लाइफ। ठीक है, अब ये 16 में से जो मैरिज है इज वन ऑफ द संस्कार विच इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल संस्कार। ठीक है, अब मैरिज इसमें क्या बोला गया है हिंदुइज्म में कि उसमें 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक फायर जिसको सप्तपदी बोलते हैं उसके सामने वो वचन लेते हैं। ठीक है, अब हिंदुइज्म में अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट हिज वाइफ। ठीक है, एक आदमी अपनी वाइफ के बिना इनकम्प्लीट है। जब एक आदमी के लाइफ में वाइफ आ जाएगी तब उसको कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब वाइफ जो है उसको पत्नी बोला जाता है। ठीक है, अब वो पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं है, उसको धर्म पत्नी भी बोला गया है। अब धर्म पत्नी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो अपने मैन के एज ए लाइफ पार्टनर परफॉर्म करती है, साथ में स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर ड्यूटीज। इसी कारण से वाइफ को सहधर्मिणी भी बोला जाता है। अब सहधर्मिणी मतलब जो धर्म में साथ देती है। अब हिंदुइज्म में ना काफ़ी ऐसे यज्ञ है जो एक मैन अपनी वाइफ के बिना परफॉर्म कर ही नहीं सकता। सो द वाइफ इज ऑल्सो नोन एज सहधर्मी एज अ मैन कैनॉट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द यज्ञ विच इज ऑल्सो नोन एज सेक्रीफाइसेस विदाउट हिज वाइफ। ठीक है, अब देखो हिंदुइज्म में कुछ ऐसे स्पेसिफाइड मिशंस है एक पर्सन के लाइफ में जिसको हम पुरुषार्थ भी बोलते हैं। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ? इट इज नोन एज अ 4 goals of human life in Hinduism। ठीक है, अब ये 4 goals क्या है? दैट इज धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ठीक है, तो इसी कारण से हिंदुइज्म में ये बोला गया है जब एक स्पाउस की डेथ हो जाएगी उसके बाद में भी मैरिज विल ऑलवेज कंटिन्यू। इसी रीजन से हिंदुइज्म में डाइवोर्स एंड रीमैरिज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो सेक्रेमेंटल नेचर ऑफ मैरिज है उसमें 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज होली यूनियन, परमानेंट यूनियन एंड इटर्नल यूनियन। अब होली यूनियन क्यों बोला गया है? बिकॉज हिंदुइज्म में मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस सेरेमनी। एक मैन की ड्यूटी है कि वो एक सन को पैदा करे। ठीक है, तो मैरिज करके ही वो पैदा कर सकता है। प्लस ही हैज़ द ड्यूटी टू डिस्चार्ज हिज डेब्ट टू हिज एंसेस्टर्स और कुछ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है जो वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, अब इसको परमानेंट यूनियन क्यों बोला गया है? क्योंकि वंस टाइड
द मैन एंड वुमेन कैन नॉट बी अनटाइड. ठीक है, सो इट मेक्स मैरिज एज एन इनडिसॉल्युबल इन नेचर. ठीक है, एंड थर्ड क्या एस्पेक्ट है, दैट मैरिज इज अ इटर्नल यूनियन अंडर हिंदुइज्म. मतलब कि दैट इट इज वैलिड नॉट इन दिस लाइफ बट ऑल्सो इन लाइफ्स टू कम. अब देखो, जो हिंदू मैरिज है जो एंशिएंट तरीके से परफॉर्म किया जाता था, उसके कई ऐसे सेरेमनीज एंड रिचुअल्स है जो अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, उनमें से एक सेक्शन है सेक्शन 7 विच डील्स विथ सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज. ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है, अ हिंदू मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड in accordance with the customary rites and ceremonies of the either party thereto. तो इसमें भी यही बोला गया है कि हिंदू मैरिज दोनों पार्टीज दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी के एक पार्टी के कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनी के हिसाब से परफॉर्म किया जा सकता है. ठीक है, सेकेंड क्या बोला गया है, सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी. तो सप्तपदी क्या था कि अग्नि के सामने जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है दोनों जो 7 फेरे लेते हैं उसको सप्तपदी बोलते हैं. सो सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी. द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन. तो जैसे ही ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम 7वां फेरा ले लेंगे तब वो मैरिज कंप्लीट मानी जाएगी एंड इट विल बिकम बाइंडिंग. ठीक है, अब यहाँ पे ना 2 इंपॉर्टेंट केस आते हैं, दैट इज शिवानंदी वर्सेस भगवत यम्मा. ये 1961 का केस है. इसमें कोर्ट ने बोला था दैट अ हिंदू मैरिज परफॉर्म थ्रू सप्तपदी बिफोर द सैक्रेड फायर क्रिएट्स अ रिलीजियस टाई दैट इज लीगली इनडिसॉल्युबल. तो इसमें यही बोला गया है कि जब एक हिंदू मैरिज सप्तपदी दैट इज कि सैक्रेड फायर के सामने परफॉर्म की जाती है तो हस्बैंड वाइफ को एक रिलीजियस टाइम में बांध देता है और फिर ये जो शादी है ये लीगली इनडिसॉल्युबल है. ठीक है, सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट केस है दैट इज पिया बाला घोष वर्सेस सुरेश चंद्र घोष. ये 1971 का केस है. इसमें बोला गया द परफॉर्मेंस ऑफ होमा एंड सप्तपदी आर कंसिडर्ड एसेंशियल राइट्स फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज एंड फेलियर टू परफॉर्म दीज मे रेंडर द मैरिज लीगली क्वेश्चनेबल. तो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि एक वैलिड हिंदू मैरिज होने के लिए जो होम और सप्तपदी है वो बहुत ही एसेंशियल राइट माना गया है और अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो वो मैरिज लीगली क्वेश्चनेबल हो जाएगा. तो उसमें वो डाउट क्रिएट हो जाता है कि अगर किसी हिंदू मैरिज में होम और सप्तपदी परफॉर्म नहीं की है तो क्या वो सही में एक वैलिड हिंदू मैरिज है या नहीं है. तो देखो किस तरीके से जो राइट्स एंड रिचुअल्स थे एंशिएंट हिंदू मैरिज के वो कैसे अभी हिंदू मैरिज एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है और ये जो राइट्स एंड रिचुअल्स है इनको एक लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है दैट दीज रिचुअल्स एंड सेरेमनीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज. ठीक है, लेकिन देखो हिंदू मैरिज एक्ट में कई सारे ऐसे प्रोविजंस भी है जो ये बोलता है दैट हिंदू मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके वजह से ना जो आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी है पीपल इनके बारे में अवेयर हो गए थे. ठीक है, साथ ही ये इफेक्ट इंडिया में भी आया था और काफ़ी ऐसे लॉज हो गए जिसके वजह से जो हिंदू लॉ ऑफ मैरिज है वो रिफॉर्म हुआ था. ठीक है, इनमें से एक लॉ था दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955. अब हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 5 जो डील करता है विद द कंडीशंस ऑफ मैरिज. अब देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट के क्लास में ये पढ़ा था कि कुछ कंडीशंस है जो पार्टीज को फुलफिल करनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उनमें से एक क्या था कि दोनों पार्टी साउंड माइंड के होने चाहिए, है ना. एंड सेकंड क्या था कि दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए दैट इज डेट मस्ट बी अबाउ 18 ईयर्स, है ना. तो सेम सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इट डील्स विथ मेंटल कैपेसिटी. इसमें ये बोला गया है कि दोनों पार्टीज जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है दोनों अनसाउंड माइंड के नहीं होनी चाहिए दैट इज दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड दोनों पार्टीज मेंटल डिसऑर्डर से सफर नहीं करनी चाहिए. ठीक है, और सेक्शन 5 क्लॉज 3 it lays down that at the time of marriage the bridegroom has completed the age of 21 years and bride it should be of at least 18 years.
तो सेम कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, दैट इज 18 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए, वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट भी यही बोला है कि दोनों जो पार्टीज है वो भी मेजर होनी चाहिए। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन एंटर किया है तो फिर वो वॉइड होगा। वॉइड क्या होता है, दैट सच एग्रीमेंट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हिंदू लॉ में क्या है, दैट मैरिज ऑफ अ पर्सन हु इज अनसाउंड इज अ वैलिड मैरिज। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है मेंटल कैपेसिटी की, कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए ना। लेकिन अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर वो अनसाउंड माइंड का है तब भी वो मैरिज वैलिड मैरिज ही होगी। ठीक है, वो वॉइड मैरिज नहीं होगी। जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 एंड 3 में जो कंडीशंस दी गई है एक मैरिज होने के लिए, अगर इनका वॉयलेशन हो जाता है तब भी ये मैरिज वॉइड नहीं होगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, their violation renders the marriage merely voidable। तब वो void नहीं होगा, वो voidable होगा। voidable क्या होता है, जिसको void किया जा सकता है, मतलब कि अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी चाहे तो तब उसको void वो करा सकते हैं। so voidable is something that can be made void। ठीक है, अब देखो सेक्शन 5 क्लॉज 3 में बोला गया है कि क्या एज होनी चाहिए मैरिज होने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सीरियस नहीं है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि अगर मान लो अंडर एज में शादी हो जाती है तब भी उस कंडीशन में वो मैरिज क्या होगा, वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो जब दोनों पार्टीज में से एक अगर मेजर हो जाएगा, दैट इज when one of the parties is 21 years, तब वो चाहे तो उस मैरिज को वॉइड कर सकते हैं। अब देखो ट्रेडिशनली क्या है, हिंदू मैरिज इज अ परमानेंट यूनियन, लेकिन सेक्शन 13 में स्पेसिफाई किए हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्राउंड्स जहां पे मैरिज डिसॉल्व की जा सकती है थ्रू डाइवोर्स। ठीक है, साथ ही जो मॉडर्न हिंदू लॉज है दे सेफगार्ड वुमेन्स राइट्स एंड एड्रेसेस इश्यूज सच एज डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी हैरेसमेंट थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क्स, प्लस some legal rights regarding maintenance, inheritance and divorce have been recognized, जो पहले एंशिएंट हिंदू मैरिज में नहीं थे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हिंदू मैरिज जो सेक्रेमेंट है वो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो काफी ऐसे भी प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट में है जो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है sui generis। A Hindu marriage is often considered as a sui generis। मतलब sui generis क्या होता है, it is a Latin phrase which means of its own kind or unique in nature। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा ना कि सेक्शन 5, 2 एंड 3 में कुछ कंडीशंस ऑफ मैरिज दी गई है, लेकिन अब इन प्रोविजंस के वॉयलेशन भी होता है तब भी वो मैरिज वॉइड नहीं कंसिडर की जाती है, बट सच मैरिज इज वॉइडेबल। तो अभी भी जो मैरिज है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, है ना, ये अभी भी कई हद तक सेक्रेमेंटल नेचर का है। तो जो हिंदू मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट तो है। ठीक है, इट इज अ यूनिक कॉन्ट्रैक्ट, it is not actually contract but a unique contract of its own nature। so Hindu marriage, it does not fit completely into religious sacrament category nor entirely into a contractual framework। ठीक है, तो बेसिकली हिंदू मैरिज इट incorporates elements of both, that is sacrament and contract, which makes it unique and distinct। तो हिंदू मैरिज जो है ये इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ सेक्रेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट विच मेक्स इट अ sui generis। ठीक है, तो हिंदू मैरिज को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो इसमें ट्रेडिशन भी है प्लस मॉडर्न जो फ्रेमवर्क है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके भी बता दीजिए आपको और कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।